स्टूडेंट, बेहतर रिजल्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमें आशा है कि आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी में एक हम सहायतार्थ की तरीके से आपके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की सूची लेकर चल रहे होते हैं, जिसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर 2026 का दिया गया है कि फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है आपके क्लोरीटोन, पिक्रिक एसिड, मेथॉक्सीबेंजीन और बेंजीन। तो अगर यहाँ पर अगर आंसर को अगर हम देखा जाए तो आंसर को सीधे से देखना है कि अगर क्लोरीटोन के बारे में बात करेंगे तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की रिएक्शन जब होगी तो उससे क्लोरीटोन का निर्माण हो सकता है संभावित। अगर मेथॉक्सीबेंजीन अगर बनाना है तो मेथॉक्सीबेंजीन के लिए रिएक्शन में ईथर का होना जरूरी है। तो ईथर तो यहाँ पे पाया नहीं गया, तो ईथर नहीं पाया, इसलिए ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। और बेंजीन में किसी प्रकार का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की संभावना नहीं है, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। अब अगर हम बात करें पिक्रिक एसिड की, तो पिक्रिक एसिड में अगर नसांद्र हम लोग कंसनट्रेट HNO3 रखते हैं तो HNO3 के साथ में हमको लेना पड़ता है यहाँ पे कंसनट्रेट H2SO4। तो कंसनट्रेट H2SO4 जो होता है ये एक माइल्ड एजेंट की तरीके से काम करता है, जो कैटलिस्ट की तरीके से वर्क करेगा। और कैटलिस्ट के साथ वर्क करने के लिए क्या होगा कि अगर हम फिनाल को ले लें, किसको ले लें, अगर हम लोग फिनाल को यहाँ पे ले लिया जाए और फिनाल की रिएक्शन अगर एक्सेस में हम लोग नाइट्रिक एसिड से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, चूँकि यहाँ पे ये क्या होता है कि अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। तो अभिकर्मक की तरह कार्य करने का मतलब ये होता है कि इस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा। और अगर अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा तो अगर इसको बहुत ही ईजिली तोड़ा जाए, बहुत ही ईजिली अगर इसको तोड़ा जाए तो ईजिली इसको तोड़ सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको तोड़ें HONO2 में तोड़ दें। तो होता क्या है कि फिनाल पे जब नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करने जाती है तो वो उसके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पर अटैक करती है। किस पे अटैक करती है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग पे अटैक करती है। तो अगर यहाँ से तोड़ा जाए तो यहाँ से एक छोटा सा हाइड्रोजन रिलीज करेगा और OH को लेकर जाएगा, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेगा, H2O का। और यहाँ पे खाली समूह किसका बचेगा, NO2 का बचेगा। तो होता क्या है कि अगर NO2 की रिएक्शन यहाँ पे होती है तो ये जाके बनेगा डायरेक्ट। तो पहले पद में अगर बनना चाहिए तो ये कितना लिया, एक्सेस में कर लेंगे तो उसको कितना मोल लेंगे, 3 मोल लेंगे। और जब 3 मोल लेंगे तो बारी बारी यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज करवाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज करवाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज करवाएगा। मतलब जो ग्रुप बनेगा वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा। कैसा ग्रुप बनेगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा। और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि अगर कोई प्रतिस्थापक समूह सीधे जाके जुड़ता है और वहाँ से किसी भी आयन का प्रतिस्थापन होगा तो उसकी आर्थो पोजीशन से हो सकता है और वह उसकी किससे, पैरा पोजीशन से हो सकता है। तो जब फिनाल कभी भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में, तो होता है क्या उसमें कि वो आर्थो पैरा ग्रुप पे जाके क्या होती है, जुड़ जाती है। तो अगर ये जुड़ेगा यहाँ पे तो ये बनेगा आपका जाके, ये बन जाएगा, यहाँ पे लगेगा OH, यहाँ बनेगा आपका NO2, यहाँ बनेगा आपका NO2 और एक NO2 यहाँ पे लग जाएगा। जब IUPAC में इसका नाम हम लिखते हैं तो लिखेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। और इसी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम लोग पिक्रिक एसिड भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये एक छोटी सी रिएक्शन इसमें होती है कि अगर हम कंसनट्रेट HNO3 की रिएक्शन फिनाल के साथ करते हैं तो फिनाल के साथ करने पे क्या होता है, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में पिक्रिक एसिड का निर्माण होता है। पिक्रिक एसिड का मतलब हुआ कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का निर्माण होगा। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन अगर हल किया जाएगा तो यहाँ पे अगर कॉन्सेप्चुअल अगर हम एनालिसिस करें तो हमारा सेकंड आंसर जाएगा सही, जिसमें पिक्रिक एसिड के बारे में बात करते रहेंगे। अब देखिए अगर यहीं पे हम बात करें कि दूसरा क्वेश्चन आपका दे रहा है और दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक प्रयोग कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को अगर समझ रहे होंगे और क्वेश्चन के साथ हम अगर चलेंगे तो क्वेश्चन के साथ में चलेंगे तो क्वेश्चन आपको एक क्लू देता चलेगा कि हाँ हमको रिएक्शन में क्या करना है। तो अगर डायरेक्ट वो कह रहा है कि अगर हमने यहाँ पे एमाइड ग्रुप को लिया तो ये RCONH2 के बारे में बात कर रहा है और RCONH2 से अगर रिएक्शन बनाए तो ये RNH2 का फॉर्मेशन करने के लिए एक प्रयुक्त अभिकर्मक की तलाश कर रहा है। मतलब एक अच्छी खास से रिएजेंट की तलाश कर रहा है कि जो अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भी तरीके से कार्य कर सकता हो इनिशियली और वह उसके रिएक्टेंट में भी पार्टिसिपेट कर सके। तो यहाँ पे अगर देखें तो अगर बात करें तो अब देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 जो है वो किसके लिए जाना जाता है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपका ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा।
किसकी तरीके से काम करेगा? ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा। अगर यहीं पे अगर हम बात करें कि अगर आप देखते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है तो ये क्या कर सकता है? तो ये बेटा क्या करेगा? ये डीकार्बोक्सिलेशन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? डीकार्बोक्सिलेशन के लिए। मतलब ये अगर कहीं भी लगेगा तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करेगा, विकार्बोनीकरण करने का काम करता है। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर लगेगा। और अगर यही बात करें कि Zn के साथ में अगर HCl लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है? Zn के साथ में अगर HCl लगा हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, जो एक रिएजेंट की तरीके से जाना जाता है, जिस रिएजेंट का नाम होता है ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट जो होता है वो किस में काम करता है? वो आपका टेस्टिंग ऑफ एल्कोहल में यूज होता है। टेस्टिंग ऑफ एल्कोहल में यूज होता है। और टेस्टिंग ऑफ एल्कोहल में क्या होता है कि ये 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री के साथ रिएक्शन करेगा और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करेगा। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये अपने रंग का प्रेसिपिटेशन शो करेगा। अब अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि अगर ल्यूकास रिएजेंट अगर एल्कोहल से रिएक्शन करे तो एल्कोहल से अगर रिएक्शन करता हो, एक प्रकार का टेस्ट देता हो, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री टेस्ट में वो किस प्रकार का कलर देगा और किस में कलरलेस होगा और कितने समय के पश्चात वो कलर नहीं देगा या कलर देता है या अपने रिएक्शन को वैलिड करवाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका ल्यूकास रिएजेंट जो होता है ये कितनी देर में 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री के साथ रिएक्शन करेगा और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। अब आइए क्वेश्चन पे अभी अपने चलते हैं। अब यहाँ पे एक रिएजेंट हमारा जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है कौन? हम यूज करते हैं Br2 के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। भाई साहब Br2 के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर यूज होगा तो ये बहुत ही अच्छी एक नेम रिएक्शन हमारी है, हाफ मैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है? हाफ मैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। अब हाफ मैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया में होगा क्या कि जब हम लोग क्या करेंगे, हाफ मैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया में क्या करेंगे कि अगर हमने ले लिया R के साथ में C डबल बॉन्ड O और हमने यहाँ ले लिया NH2। अब यहाँ पे इसकी अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं तो ब्रोमीन ले सकते हैं और ब्रोमीन के साथ में अगर लेंगे हम लोग तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो 1:1:4 में अगर रिएक्शन करवाते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या बनेगा कि ये पोटेशियम का ब्रोमाइड और पोटेशियम के ब्रोमाइड के साथ में एक पोटेशियम का कार्बोनेट, तो यहाँ पे निकल सकता है KBr निकलेगा और KBr के साथ में K2CO3 निकलेगा। चूँकि हाइड्रोजन भी यहाँ पर रिलीज हो रहा है तो हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे क्या निकल जाएगा? H2 निकलेगा और सबसे प्रमुख उत्पाद जो होगा वो 1 डिग्री की एमीन निकलेगी। मतलब RNH2 1 डिग्री का एमीन यहाँ पे निकल सकता है और यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में जल निकलेगा। अब आपको क्या करना है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करके नंबर ऑफ मोल को आपको बताना रहेगा। अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आप हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमारी पूरी वीडियो देखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज गला बहुत ख़राब है, तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन हम अनसॉल्व करवाने की एक उसमें रिकमेंड में चल रहे होते हैं कि हाँ अनसॉल्व पूरा पेपर से पहले सॉल्व करवाया जाएगा, इसलिए हम आपके समक्ष एक छोटी सी वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आपको 2 काम करने हैं। अगर 2 क्वेश्चन आपने कर लिया पर्सनली आपको रिप्लाई दिया जाएगा और बताइए इसमें कि ल्यूकास रीजन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या करेगा और दी गई अभिक्रिया में हाफ मैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया में पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और जल के कितने मोल इनिशिएट होंगे, उसमें से कितने मोल निकलेंगे, ये आपको बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन अभी आपके जो हुए, जो फिनाल का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, और यहाँ पे अगर डायरेक्टली देखी जाए तो कह कुछ नहीं रहा है। ये आपसे क्वेश्चन के फॉर्मेट को इसने क्या किया है, चेंज कर दिया है और क्वेश्चन के फॉर्मेट से आपसे पूछ रहा होता है कि आप इन कैटलिस्ट के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। तो भैया मेरे, अगर आप कैटलिस्ट की जानकारी रखेंगे तो अभिक्रिया में नेम रिएक्शन का अगर कोई इधर उधर से अगर चेंज भी कर दे रहा होगा तो उस फॉर्मेट को आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो आशा है, नहीं वर्ण पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों क्वेश्चन के फॉर्मेट को यहाँ पे समझे होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाता है या आपके दिमाग से खेलना चाहता है तो क्वेश्चन कैसे बना सकता है, इसको देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका आया है वो आया है राइबोफ्लेविन, मतलब बायोमॉलिक्यूल के ऊपर अगर क्वेश्चन इसने दिया है कि राइबोफ्लेविन नाम है तो ये किस विटामिन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ये कहना चाह रहा है कि किस विटामिन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बात करें तो राइबोफ्लेविन जो होता है, अगर आपकी सही एनालिसिस अगर की जाएगी आंसर के अनुसार अगर चलें तो अब विटामिन B1 जो होगा ये आपका उपस्थित होगा किसमें,
ये बात करेगा थायमीन के बारे में। किसके बारे में बात करेगा? थायमीन के बारे में। अगर दूसरी बात यहाँ पर करें तो विटामिन B2 जो होता है ये आपका किलोसिस करवा देता है कभी कभी, जो एक रोग होता है किलोसिस। और किलोसिस रोग जो होता है ये होंठ फटने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? होठों के कोनों में दरार आ जाती है, होठों के कोनों में दरार आ जाती है या फटने लगता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो विटामिन B2 से क्या होता है? किलोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है यहाँ पे? किलोसिस हो सकता है। और ऐसे अगर बात करें कि विटामिन B6 क्या है, तो विटामिन B6 में ये आपका पायरोडॉक्सिन पाया जाएगा। इसमें पायरोडॉक्सिन होगा इसमें, सॉरी, पायरोडॉक्सिन होता है। और पायरोडॉक्सिन इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनीमिया। ये कौन सी एनीमिया होती है? पायरोडॉक्सिन एक प्रकार की क्या होती है? एनीमिया होती है। और अगर बात करें कि इसके विटामिन B12 के बारे में बात करें तो विटामिन B12 में क्या होता है कि साइनोकोबालामाइन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइनोकोबालामाइन पाया जाता है। और साइनोकोबालामाइन जो होता है ये आपकी परनीसियस एमीनिया, जिसको रक्त अल्पता कहते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। तो राइबोफ्लेविन जो विटामिन होता है, अगर देखा जाए तो अगर वहाँ पे अगर बात करें तो विटामिन B2 के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? विटामिन B2 के बारे में बात होगी। तो ये तो क्वेश्चन आपके हो गए। यहाँ पे अगर देखिएगा ये भी प्रकार की क्या है, ये रक्त अल्पता ले आती है। ये भी प्रकार की क्या है? परनीसियस एनीमिया होती है इसमें, परनीसियस एनीमिया होती है इसमें। बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे कि परनीसियस एनीमिया क्या होती है। और पैराडॉक्सिन भी आल्सो टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में बात करेंगे। किलोसिस में होंठ फटने का काम होता है। और थायमीन B6 में पाया जाता है, जिसकी कमी से क्या होता है कि अगर B1 के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे हम बेरी के बारे में बात कर सकते हैं। किसके बारे में बात कर सकते हैं हम लोग? बेरी के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपकी मॉडल पेपर 2026 में दिए गए थे। और इन मॉडल पेपर में आपको इस क्वेश्चन का एनालिसिस करवाए गए हैं, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट कर कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। थोड़ा लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। प्रश्न कम से कम 2 नंबर में आएगा आपके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसने दिया है। कहा है इसने कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और उसकी सीमाएँ लिखिए। देखिए मैंने परिभाषा तो पहले ऑलरेडी मैंने लिख दिया है कि आपको टाइम वेस्ट ना हो, हमारा भी टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, प्लाईवुड बोर्ड है, तो इसमें लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप बोर ना हो इसलिए थोड़ा सा पहले ही लिख दिया जाता है यहाँ पे। थोड़ा इसको कॉपरेट करिएगा। देखिए अब राउल्ट का नियम क्या होता है? देखिए राउल्ट का नियम आपके 2 जगह पे आधारित होता है। एक तो मोल प्रभाज की उस पर आधारित, मोल प्रभाज तो मेनली उसके पर आधारित होता है। और एक आंशिक दाब के बारे में बात किया गया है। और एक वास दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में बात किया गया है। तो राउल्ट की सेगमेंट के अगर बारे में बात करें, जहाँ से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की इनिशियली शुरुआत होती है, कि अगर बात करें तो पहला नियम जो देता है वो अवाष्पशील विलय के बारे में बात करेगा। अवाष्पशील विलय के साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे कहेगा वो कि आपेक्षिक वास दाब का अवनमन जो होता है वो विलय के मूल प्रभाज की क्या होता है? बराबर होता है। तो जब परिभाषा आप कोई नहीं लिख पा रहे होंगे और वहाँ पे अगर आपकी बुद्धि बिल्कुल नहीं चल रही होगी तो आप एक छोटी सी परिभाषा लिखिएगा कि किसी विलयन में किसी घटक के वाष्प दाब के अवनमन विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल प्रभाज ऑब्वियसली किसके? विलय के मोल प्रभाज की क्या होता है? बराबर होता है। तो एक परिभाषा ये आपकी चल जाएगी। और एक परिभाषा यहाँ पे दिया गया है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी अलग से लिखी गई है कि किसी दिए गए ताप पर, अब तो आप तो ऑफिशियली देना ही पड़ेगा आपको, ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर आंशिक दाब के बारे में बात करें तो वो 2 घटक बनवाएगा, एक विलय का बनवाएगा, एक विलायक का बनवाएगा। और दोनों विलय घटकों पे मोल प्रभाज की बात करेगा और उन मोल प्रभाजों को क्या करेगा? दोनों घटकों में क्या करेगा? गुणनफल करवाएगा और उसका कुल प्रेशर निकलवा लेगा आपसे। तो अगर मान लिया जाए इसके हिसाब से चलते हैं, अगर हम लोग किसके हिसाब से, अगर इस परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो अगर बात करें कि 2 घटक दे दिया है इसने, जो कि 2 नंबर का प्रश्न है तो ज़्यादा इसमें एफर्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपके एक नंबर वहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसको आप समझिएगा कि क्या हो सकता है। तो मान लिया 2 घटक दे दिया उसने, इसको मान लिया A घटक मान लिया और इसको इसने क्या मान लिया? B घटक मान लिया। अब यहाँ पे अगर इसको घटक A माना होगा तो इसका कुछ ना कुछ Na होगा। Na मतलब मोलों की संख्या के बारे में बात करेगा ये। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसके NB होंगे, तो मोल यहाँ पे दूसरे घटक के मोलों की संख्या के बारे में बात करेगा क्वेश्चन। तो अब अगर यहाँ पे अगर हम बात करें इधर, तो अब यहाँ पे अगर लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा WA
बटे एम में। तो यहाँ पे अगर लिखोगे तो डब्ल्यू बी बटा एम बी। तो आप यहाँ से आप मोलों की संख्या दोनों घटकों की निकाल सकते हैं। अब अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका क्या दिया जाएगा, दाब दिया जाएगा। तो जब कुछ ना कुछ दाब दिया जाएगा तो इसको हम पी नॉट ए मान सकते हैं, और इस पर अगर कोई दाब एनालाइज किया जा रहा है तो इसको हम लोग पी नॉट बी मान सकते हैं। मतलब किसी एक घटक का आंशिक दाब और किसी दूसरे घटक के आंशिक दाब के बारे में बात होगी। तो अगर यहाँ पे पी ए और यहाँ पे क्या मान लिया पी बी, और इन दोनों घटकों के कुल दाब के अगर बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं पीटी के बारे में बात होगी। पीटी का मतलब कि टोटल प्रेशर के बारे में बात होगी। तो करना आपको कुछ नहीं, यहाँ पे दोनों घटकों में क्या करना है कि इस घटक में अगर आएंगे तो इसकी जो परिभाषा बनेगी वो कौन बना कि कुल घटक का अगर प्रेशर देखा जाए तो उसके आंशिक दाब पी नॉट ए और उसके ए घटक के मोल प्रभाज का गुणनफल तथा दूसरे घटक के आंशिक दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल का जो योग होगा वो उसके कुल प्रेशर के बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो अगर इसको निकालें तो यहाँ पे अगर काई ए निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे एन ए अपान एन ए प्लस एन बी रख के निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर काई बी रखें तो यहाँ पे रख सकते हैं एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, और यहाँ के भी मोल प्रभाज की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो एक नियम तो ये छोटा सा राउल्ट के नियम को फेवर करेगा जो आपके पार्शियल प्रेशर से संबंधित होगा, और दूसरा नियम कहता है यहाँ पे अगर हम सेकंड लॉ के बारे में बात करें जो आपका राउल्ट का ही नियम है, तो राउल्ट का दूसरा नियम अगर यहाँ पे बात करें तो ये कहता है कि अगर किसी विलयन में या विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन किसी एक घटक के ऑब्वियसली किसके विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो एक ये भी आप निकाल सकते हैं परिभाषा जहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर किसके काई ए के, मतलब कि विलय के घटक विलय का मोल प्रभाज उसके आपेक्षिक वाष्पदाब के अनुमान के बराबर माना जाता है। तो आप एक यहाँ पे राउल्ट के नियम को और फॉलो कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि राउल्ट के नियम के बारे में बात करें और राउल्ट के नियम की क्या बताए यहाँ पे सीमा के बारे में बात करें, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है कि लिमिटेशन क्या हो सकती है। तो लिमिटेशन तो पहला ये होगा कि जो सोल्यूशन आपका होना चाहिए वो डाइल्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि ये आपके आवासशील विलय पर लागू होता है। किसके ऊपर लागू होता है, आवासशील विलय पर लागू होगा। दूसरी चीज़ ये कहता है, हम पहले लिख देंगे यहाँ पे कि यह तनु विलयन पर लागू होना चाहिए, तनु विलयनों पर लागू होना चाहिए। ठीक, इसमें संयोजन और वियोजन के गुण पाए जाने चाहिए, और उसी के आधार पर विलयन भी आपके दो तरीके से बनेंगे। एक आदर्श विलयन बनेगा, कौन सा विलयन बनेगा, आदर्श विलयन बनेगा, और एक यहीं पर बनेगा अनादर्श विलयन बनेगा। अब जो विलयन राउल्ट के नियम का पूर्ण पालन करते हैं, मतलब जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ये कैसे होते हैं, आदर्श विलयन होते हैं। कैसे होते हैं, आदर्श विलयन होते हैं। और कहता है कि अगर आदर्श विलयन बनाना है तो इनका जो एंथैल्पी चेंज होगा उसका मान भी 0 होना चाहिए, जो इनका आयतन परिवर्तन हो उसका मान भी 0 होना चाहिए, और एंट्रोपी जो होनी चाहिए वो कुछ इस सिचुएशन में होगी। एंट्रोपी का मतलब होता है कि रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन एज एंट्रोपी, मतलब किसी अणु की अनियमितता जो होती है, अनियमित गति की जो बारे में बात करें वो उसकी क्या कहलाती है, एंट्रोपी के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी, एंट्रोपी के बारे में बात होगी। तो यहाँ पे इसको आप जरूर समझ के रखिएगा। अब आगे अगर बात करें कि अनादर्श विलयन, तो अनादर्श विलयन के अगर बारे में हम लोग बात करें तो अनादर्श विलयन क्या करेगा कि वो तो ना फॉलो करेगा किसको, वो क्या करेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को फॉलो करेगा। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा भाई साहब, तो जो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू किसके, 0 के, और डेल्टा वी आल्सो नॉट इक्वल टू 0 के। अब ये अगर बात करें तो दो चीज़ें और बात होती हैं। एक आपके धनात्मक विचलन के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी, धनात्मक विचलन के बारे में बात होगी, और एक ऋणात्मक विचलन के बारे में बात होगी। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से की बात ना करे और ऋणात्मक विचलन को बात करेगा,
जो एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में बात करें या उससे जो अधिक के बारे में बात करें, धनात्मक वैल्यू के बारे में या धनात्मक विचलन के बारे में बात करेगा। तो अगर यहाँ पे देखिए अनादर्श विलयन के बारे में बात करें तो ये ना एंथैल्पी चेंज को फॉलो करता है, ना ये इंटरनल एनर्जी को फॉलो करेगा। और जब इंटरनल एनर्जी को फॉलो ही नहीं करेगा तो इसके द्वारा जो भी विलायक के मोलों की संख्या निकाली जाएगी वो भी इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका जो छोटा सा क्वेश्चन हुआ, जो राउल्ट के नियम पे अगर आप इसको लिखते हैं तो आप इसके 2 नंबर के हकदार होंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर और एलाबोरेट यहाँ पे कर दें तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर जो होगा वो एन ए अपान एन ए प्लस एन बी को फॉलो कर सकता है। और इसी को अगर रिलेट करें थोड़ा सा तो अब हमने पिछली वीडियो में हमने इसको बताया है कि ये आवासशील विलय के अणुभार का निगमन भी करवा सकता है। किसका निगमन करवा सकता है? आवासशील विलय के अणुभार का निगमन करवा सकता है। जहाँ पे सारा मान अगर रखते हुए आप चले जाएंगे, जहाँ पे आप लोग सारा मान रख दें तो यहाँ बन जाएगा कि पी नॉट पी माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू एम बी अपान डब्ल्यू बी, जो किसी आवासशील विलय के अणुभार की गणना करवा सकता है, जिसमें अपेक्षित वास्तव का अनुमान दे दिया जाएगा। तो अगर ऐसे प्रश्न अगर आते हैं आपके पेपर में तो आपको निर्भीकता के साथ उसको हल करना है। उसमें किसी प्रकार का कोई सोच नहीं रखना है, कोई संकोच नहीं रखना है कि हाँ क्वेश्चन हम जानते हैं नहीं जानते। आप इस क्वेश्चन को इतनी बार करके जाएंगे, इतने बार आप पढ़ के जाएंगे कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन था, राउल्ट का नियम था, राउल्ट के नियम पर आधारित था। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया है? हल किया है। अब इसी चरण पे अगर आते हैं हम लोग और अगला अगर क्वेश्चन अब इसमें हम लोग अगले क्वेश्चन का सेगमेंट एक देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपके 2 नंबर का ही क्वेश्चन है आंसर में। और क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक आवासशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को मतलब 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। तो कह रहा है कि इस बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान। अब देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है उसको अगर हम व्यक्त करें यहाँ पे तो व्यक्त कर सकते हैं किससे? केबी से व्यक्त कर सकते हैं। और पदार्थ के अणुभार के बारे में बात कर रहा है, मतलब आपके यम्मे को निकालना है। तो क्वेश्चन में देखो जो जो डाटा दिया हो पहले उसको आप नोट कर लीजिए। अगर प्रश्न नहीं लगा पा रहे हैं तो प्रश्न को पहले कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़िए और पढ़ने के बाद उस प्रश्न को हल करिए। अगर प्रश्न अगर आपके रेंज से अगर बाहर जा रहा होता है तो एक बार उसको पढ़ लीजिए, फिर जो सूत्र आपको याद हो उस सूत्र से आप उसको वेरी करिए और देखिए कि हाँ क्या वो क्वेश्चन आपके रेंज में है। तो अगर यहाँ पे देखिए तो कह रहा है कि कोई आवासशील पदार्थ के 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है वो 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है। तो पहला काम देखना है कि अगर हमको गिवन क्या है, गिवन है इसमें कि WA का मान उसने कितना दिया है, ये 2.5 ग्राम दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 2.5 ग्राम दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि बेंजीन में घोला जा रहा है। तो अगर बेंजीन में घोलने के अगर बारे में बात करें तो WB का मान दिया उसने कितना दिया है? 100 ग्राम दिया है। और जब इसको घोल दिया गया होगा तो घोलने के बाद अगर हमने देखा होगा तो क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है वह वृद्धि 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है, जिसके वजह से जो क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक का मान है वो 2.67 है। ये तरह डाटा दिया हुआ। अब कह रहा है अणुभार की गणना करनी है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो डेल्टा टीवी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? मोलैरिटी के होगा। और मोलैरिटी की अगर डायरेक्टली रिलेशन को अगर हटाते हैं तो डेल्टा टीवी बराबर किसके? केबी इंटू एम के होगा, जहाँ पे केवी जो होगा ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है। कौन है ये? आपके लिए बेस से लेकर चल रहे हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक है। और यहाँ पे m जो हो जाएगी ये आपकी मोललता हो जाएगी। अब हमने क्या किया है कि इस फॉर्मूले को खोल दिया। तो जब खोला तो बना यहाँ पे कि डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू WA इंटू 1000 बटे MA इंटू WB। अब हमको चाहिए क्या? तो हमारा इस फार्मूले में MA फाइंड आउट करना है। तो फार्मूले को 3 गुणा कर लेंगे, उसके बटा कितना कर देंगे? 1। तो ये जब जाएगा तो बनेगा कि डेल्टा टीवी गुणे MA इंटू WB बराबर KB इंटू WA इंटू कितना? 1000। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसे करके बन रहा हो तो फार्मूले में क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा इसको। तो फार्मूले में क्या करेंगे कि MA को रोक लिए और MA को रोकने के बाद हम क्या करेंगे
कि के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान एम ए इंटू डब्ल्यू बी करवा देंगे। तो के बी का मान कितना 2.67, डब्ल्यू ए का मान कितना 2.5 ग्राम और मल्टीप्लाई किससे होगा 1000 से होगा। एम ए जो कि क्या कह रहा है, बेंजीन कह रहा है शायद, एम ए किसके बारे में बात कर रहा है, एम ए तो फाइंड आउट करना है जी, इसमें आपको एम ए इसमें एम ए आपको फाइंड आउट करना है। तो डब्ल्यू बी इंटू कितना हो जाएगा आपका, ये डेल्टा टी बी होगा। यहाँ पे फार्मूले में थोड़ी सी पक्षांतर में त्रुटि हुई है, तो यहाँ पे देखिएगा जो हमने यहाँ पे एम ए लिख दिया था वहाँ पे डेल्टा टी बी होना चाहिए, और डेल्टा टी बी का मान प्रश्न में कितना दिया गया है आपका 0.4 दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी का मान कितना हो जाएगा, तो डब्ल्यू बी का मान अगर रखें हम लोग तो कितना रखा गया यहाँ पे आपका 100 ग्राम रखा जाएगा। W इंटू 1000, हाँ 100 ग्राम रखा जाएगा यहाँ पे। अब इसको 100 ग्राम रखेंगे, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे 2 अंकों से 2 अंकों को क्या कर देंगे, जीरो को कैंसिल कर देंगे। तो 2.67 इंटू 25 अपान कितना 4 होगा। और आप यहाँ से एम ए की गणना कर सकते हैं। आप इस प्रश्न को हल करेंगे और उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे। अगर आपका आंसर 165 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा तो आपका आंसर 100% सही माना जाएगा। तो ये प्रश्न जो थे अभी आपके, कुछ प्रश्न जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जिसमें अब ये देखा जाए छोटे छोटे वीडियोस आपको बनाए गए हैं, और आप देखिए इसमें कि ये यहाँ तक हमने इसको कवर करने का प्रयास किया है। और कुछ प्रश्न जैसे राउल्ट की नियम के अगर बारे में बात करें, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अगर बारे में बात करें, तो ये प्रश्न आपके जरूर आने वाले हैं। और आपको इस सेट के अनुसार अगर सॉल्व करवाया है कि अगर आप प्रश्न अगर वहाँ पे हल करें तो हमको इस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए बात और जान लीजिए, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और खांसी आने की वजह से बीच बीच में कभी कभी खांसी आ भी गई है वायरल फीवर के चक्कर में, लेकिन पहले प्रायोरिटी मैंने आपकी वीडियो को दी है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।